हे गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा। गाइस, यहां पर आज हम करने जा रहे हैं हमारे 10th की इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चैप्टर तो वैसे बहुत इजी है, पर सबसे पहले उसका जो डीप मीनिंग है पहले हम समझ लेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबल शब्द का मतलब क्या है या ग्लोब का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो। ग्लोब का मतलब हमारा पूरा वर्ल्ड जो है, या जितनी भी कंट्रीज आती हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो सब पूरे ग्लोबल लेवल पे तो वही हो गई। क्योंकि हम इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझते हैं कि पहले क्या होता था। ऐसा नहीं कि ट्रेड, जो ग्लोबल ट्रेड है वो आज कुछ नया आया है, ऐसा नहीं है। पहले भी होता था कि इंडिया से कुछ जो स्पाइसेस है या जो कॉटन है वो एक्सपोर्ट की जाते थे, वहाँ से कुछ चीज़ें आती थी, है ना। तो पहले भी जो ट्रेड है वो चलता था ग्लोबल लेवल पे। बट व्हेन वी से दिस ग्लोबलाइजेशन, थोड़ा मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो यहाँ पर जिक्र होता है एमएनसी का। एमएनसी यानी क्या होता है, अब इसको मल्टीनेशनल कंपनी कह दो या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कह दो। ठीक है, वैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है वो। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो भले ही एक देश की कंपनी है, पर आज की डेट में उनके अलग अलग देशों में या अलग अलग कंट्रीज में उनका एग्जिस्टेंस है, उनके ब्रांचेस हैं, और उनका प्रोडक्शन, उनका जो मार्केट, उनका जो ट्रेड है वो सब डिफरेंट पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है ना। तो बिकॉज ऑफ एमएनसी, ये जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है उसी को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं गाइस। और लेट्स बिगिन। सबसे पहले प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब जो कोई भी कंपनी हो, मतलब जो बड़े जो एमएनसीज है, अब वो एक देश में सीमित नहीं है, उनका प्रोडक्शन भी अब मल्टी डिफरेंट नेशंस में होता है ना। तो वो क्यों हो पाया है, कैसे हो पाया है, सो दैट इज ऑल डन, ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड ऑब्वियसली जो एमएनसी है वो चीज़। तो ट्रेड क्या है, ट्रेड इज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज, है ना। ट्रेड ही वो जरिया है जिससे अलग अलग कंट्री जो है कनेक्ट हो गई है। और उसके बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज जो सामने आया बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड इज द एमएनसी। कंपनियां तो पहले भी थी, लेकिन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पहले नहीं थे, है ना। लार्ज कंपनीज विच आर नाउ कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, दे आर बेसिकली यही रिस्पॉन्सिबल है जो ये ग्लोबलाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं, वी हैव अ वाइड चॉइस ऑफ गुड्स, we have a wide choice of goods and services before us in Indian markets now। तो हम यहाँ पर थोड़ा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इंडिया के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो आज की डेट में अगर हम बात करें कंपेयर टू प्रीवियस डेज, ठीक है, तो आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हैं इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ठीक है, तो हमारे मार्केट में बहुत सारे, मतलब हम कपड़े लेने जाएं या मोबाइल फ़ोन लेने जाएं या फिर टीवी लेने जाएं, कोई भी चीज़ आप लेने जाते हो तो आपके पास काफ़ी चॉइसेस है, काफ़ी ब्रांड्स अवेलेबल है ना। लोकल से लेके फॉरेन सब चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफ डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन्स मेड बाय लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द वर्ल्ड आर विद इन आवर रीच। और स्पेशली आजकल हम जैसे फ़ोन ओपन कर लेते हैं, फ़ोन में इतनी सारी जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, है ना, ई कॉमर्स ऐप्स हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट हो गई, अमेज़ॉन हो गई, और भी कई सारी है जहाँ पर आप एक क्लिक पर दुनिया भर से चीज़ें अपने पास मंगा सकते हो, है ना। तो इतने सारे ऑप्शंस जो है वो पॉसिबल हो पाए हैं बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न टाइप ऑफ वी कैन से द ग्लोबलाइजेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिकम चीपर, ये तो है भाई, है ना। जब कंपटीशन होगा, सिर्फ लोकल चीज़ें ही मार्केट में होती तो थोड़ा सा कंपटीशन कम होता, तो उसमें मनमानी चलती। जब कंपटीशन होता है तो चीज़ें सस्ती होती हैं। बेस्ट एग्जांपल जैसे मान लो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में, टेलीकॉम सेक्टर में पहले एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ठीक है, तो ये सब कंपनीज थे, वो लोग अपना अपना रेट्स बना के बैठे थे। लेकिन बीच में आ गया जियो। जियो ने क्या किया, अपना फ्री नेट वाला जो प्लान लॉन्च किया, है ना, जो 4G वाला कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, तो उसके बाद जो है बहुत बड़ी क्रांति आ गई, जिसके बाद इंटरनेट सबसे ज़्यादा, सबसे मतलब लीडिंग यूज़र्स बन गए हम इंटरनेट के।
तो जब कंपटीशन होता है मार्केट में, उससे क्या होता है, प्राइजेस तो कम होते ही हैं, है ना। सो गुड्स बिकम चीपर, स्पेशली हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। एवरी सीजन न्यू मॉडल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन बी सीन इन द ऑन द रोड्स, है ना। गाड़ियों की भी बात करें तो कितनी सारी गाड़ियां आती है यार, इंडियन ब्रांड से लेके बाहर का ब्रांड, और हर एक महीने में लगभग जो है कुछ नए ब्रांड्स हमको, कुछ नई मॉडल हमको देखने को मिल सकती है। अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मेनी अदर गुड्स फ्रॉम शर्ट्स टू टेलीविजन टू प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस, है ना। तो चाहे हम कपड़ों की बात करें, चाहे टेलीविजन की बात करें, या प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस की बात करें, या किसी और चीज़ की, हर एक चीज़ में हमको बहुत सारा वैरायटी, डिफरेंट ब्रांड्स जो है वो हमको देखने को आज की डेट में मिल रहे हैं। ओके, मेनी इंटरनेशनल फूड प्रोसेसिंग कंपनीज लाइक कोको कोला एंटर्ड इंडियन मार्केट्स, है ना। तो आप देख सकते हो कई सारी चीज़, सिर्फ कोको कोला ही क्यों, आप देख लो बर्गर, है ना, इतना सारा जो वैरायटी आज, चाहे उसको हम मैकडी बोलते हैं या फिर बर्गर किंग, कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अब आजकल लोकल लेवल पे हर जगह पहुंच गए। पहले तो ऐसा था कि कुछ जगहों पे, कुछ मेन मॉल्स में होता था, अब तो काफ़ी स्टोर जो है वो कॉमनली हमको देखने को मिल जाते हैं, है ना। देन कुछ MNC यहाँ पर दिखाए गए हैं, देखो यहाँ पर कोको कोला है, BMW है, इंडियन भी है जैसे रिलायंस है ना, नेस्ले है, ब्रिटानिया है, कई सारे MNCs है। सो MNCs किसको बोलते हैं पहले समझ गया ना, कि इनका जो दे हैव देयर ब्रांचेस इन मोर देन वन नेशन, उनका एग्जिस्टेंस, उनका मार्केट, उनका कंपनी जो है एक से ज़्यादा नेशंस में होता है, दे आर कॉल्ड MNCs, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC is a company that owns or controls production in more than one nation, ठीक है। उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनका जो कंट्रोल है, उनका जो ओनरशिप है वो एक से ज़्यादा नेशन में होता है, ठीक है। जैसे हो गया कोको कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया, ठीक है, इवन जो हमारा टाटा है वो भी MNC में आता है। MNCs set up offices and factories for production in the region where they can get cheap labor and other resources so that the company can earn greater profits, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको टेक्स्ट बुक में दिया है कि जैसे मान लो US जैसी डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री होती है, मान लो कि वहाँ के अगर कपड़े, वहाँ जो लोग कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े अगर उधर ही मैन्युफैक्चर करे जाएं तो क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर डेवलप कंट्री है मतलब क्या, उनका पर कैपिटा इनकम हाई है, तो वहाँ पर लेबर महंगा होगा। तो अगर कपड़े बनाने के लिए लोगों को वहीं से इन्वॉल्व कराया जाए तो लोग ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे, लेबर महंगा होगा, उससे कपड़े का कॉस्ट बढ़ जाएगा, दूसरी रिसोर्सेज भी महंगी होंगी, तो उससे क्या होगा, ओवरऑल कॉस्ट जो है वहाँ के लिए बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर मान लो कि US में या वहाँ के जो कपड़े हैं, वहाँ के जो गारमेंट्स या जो भी फैब्रिक, वो यहाँ से बन के जा रहे हैं, मान लो कोई भी डेवलपिंग कंट्री से अगर वो लोग बनवा के लेके और जा रहे हैं, इससे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, डेवलपिंग कंट्री में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी भी आ गई जॉब की और सो ऑन, ठीक है। और यहाँ के लिए तो वो मान लो कि वो ज़्यादा ही कॉस्ट पे कर, मतलब इधर के लोगों के लिए अगर हम बात करें, यहाँ के लेबरर्स के लिए तो ज़्यादा ही कॉस्ट मिल रहा है, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने कम पे किया। मान लो उन्होंने $5 में काम करवा लिया, एक छोटा सा एक काम है जो करवा लिया, तो $5 यहाँ के लिए बहुत है पर उनके लिए कम है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि उनके हिसाब से वो लोगों ने चीप लेबर में काम करा लिया, इससे बेनिफिट दोनों को हुआ वैसे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर इससे क्या होता है, कंपनी की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती है ना, चीज़ें सस्ती भी बन जाती हैं और वो लोग मार्केट में अच्छी तरीके से उसको सेल करके प्रॉफिट भी बना सकते हैं। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, है ना। तो अब यहाँ पर मतलब कई सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं हम, जैसे अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, है ना, तो कोई एक फ़ोन है, कोई फ़ोन मान लो कि आईफोन है या सैमसंग का फ़ोन है या कोई भी ऐसा फ़ोन है जिसका सॉफ्टवेयर कहीं और बन रहा है, किसी कंट्री में बन रहा है, जिसका हार्डवेयर कहीं बन रहा है, जिसकी असेंबली कहीं पर हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो सॉफ्टवेयर बना US में, हार्डवेयर बना चाइना में, और चीज़ों को मंगा के इंडिया में असेंबल करा दिया गया, लगा दिया मेक इन इंडिया। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे कंट्रीज से मिला जुला के एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही है ना। देन इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज में एक और चीज़ है, दैट इज इन्वेस्टमेंट,
The money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment. Obviously we know that investment क्या होता है ना? जो बिजनेसमैन आके या कोई कंपनी आके लैंड खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, मशीन्स खरीदने के लिए और दूसरी इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए जो भी पैसा डालती है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, है ना। तो अगर कोई एमएनसी मान लो बाहर की कंपनी आके यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने सुना हो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, ओके। देन MNCs are exerting a strong influence on production or at these distant locations. As a result, production in these widely spread locations is getting interlinked, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्शंस तो हो रहे हैं, मतलब MNC जो आके यहाँ पर प्रोडक्शन करा रही है, अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन करा रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे इंटरलिंकिंग हो रहा है, अलग अलग देश जो है आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। There are variety of ways mentioned below in which MNC are spreading their production and interacting with the local producer in various countries across the globe. तो यहाँ पर अब बताया जाएगा आपको कि कैसे जो MNCs है वो लोकल कंट्रीज को, लोकल कंपनीज को कैसे अटैच करती है ना। जैसे मान लो कि यूएस की कोई कंपनी आई और यहाँ पर उनको शुरू करना है, कोई ऐसा फूड आउटलेट शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आके कैसे वो यहाँ के एग्जिस्टिंग फूड आउटलेट्स को कैसे वो कनेक्ट कर सकती है या कैसे यहाँ के प्रोड्यूसर्स को अटैच कर सकती है, वो यहाँ पर वेज बताया। पहला, बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज, ठीक है। मान लो कि बाहर की जो एमएनसी आई यहाँ पर अपना बिजनेस करने, तो जो लोकल कंपनीज है या जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उनके साथ में पार्टनरशिप कर लिया, एक ये तरीका हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा मारुति सुजुकी, तो बाहर की सुजुकी कंपनी आके यहाँ मारुति कंपनी से मिली, मारुति सुजुकी बन गया। वैसे इंडिया की कंपनी हीरो, बाहर का होंडा, यहाँ के बन गया हीरो होंडा, है ना। तो ये भी कनेक्शन से बन सकता है। बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह पर पार्टनरशिप ही करी जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ पर आके अपना सेटअप बनाए और जो सप्लाई है चीज़ों का, चाहे रॉ मटेरियल का हो या कुछ बेसिक चीज़ों का हो, सप्लाई के लिए लोकल कंपनी से अटैच कर सकते हैं वो, है ना। बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप, है ना। कंपटीशन भी हो सकता है यहाँ के मार्केट में। जैसे जब अमेजोन आया तो फ्लिपकार्ट से compete किया, बहुत कॉस्ट एकदम कम रख के और फिर उसके हिसाब से compete किया, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आके सीधा यहाँ की कंपनी को खरीद ले, जैसे यही हुआ। फ्लिपकार्ट जो है, जब वॉलमार्ट आया, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को बहुत सारा पैसा से खरीद लिया, तो वो भी चीज़ हो सकती है ना। उसको यहाँ पर आके बिजनेस करना है, तो ज़रूरी नहीं कि अपना अलग से ही सेटअप बनाए। जैसे अमेजोन ने अपनी सेटअप बनाया, तो ज़रूरी नहीं वैसा करे, वो आके कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी को भी खरीद सकता है पैसा देख के, अगर पैसा है उनके पास, है ना। MNC सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विथ लोकल कंपनीज विच बेनिफिट लोकल कंपनीज इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है। तो यहाँ की जो लोकल कंपनीज है उनको क्या बेनिफिट होता है वो देखते हैं। MNC can provide money for additional investment like buying new machines for faster production, है ना। तो MNC आती है, मान लो यहाँ की कंपनी को कांटेक्ट करती है और अगर पैसा देती है ना, किसी भी तरीके से, तो उससे क्या होगा, यहाँ का जो प्रोड्यूसर है वो कैसे, वो क्यों अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ मुझे अगर पैसा मिलेगा तो मैं और अच्छी मशीन मंगा के और प्रोडक्शन को अच्छा कर सकता हूँ, एफिशिएंट बना सकता हूँ, है ना। MNC माइट ब्रिंग देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, या तो ऐसा हो सकता है कि MNC खुद ही बताए कि भाई हम मशीन आपको देने वाले, आपका प्रोडक्शन बढ़ा के और हमको दो, हम बिजनेस करेंगे, ये भी हो सकता है ना। देन फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, ओके। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। तो इससे देखो एक फायदा होता है, ये सेकेंड लाइन पढ़ता हूँ, उसको बताता हूँ। Producers can sell their product not only in the market located within the country, but can also compete in the market located in other countries as well, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो हम बात करते हैं, सपोज वी हैव, ठीक है, ये हमारा कंट्री है, मान लो यहाँ पर ये प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा क्या पॉसिबिलिटी है इसके लिए कि ये जो चीज़ प्रोड्यूस करता है, या तो ये अपने स्टेट तक, अपने रीजन तक चीज़ें बेच पाता है, वहाँ की मार्केट तक, ठीक है।
या तो ये पॉसिबल है, जैसे मान लो कि हम जहाँ से बैग बनवाते हैं, ठीक है, वी हैव अ क्लासेस ओवर हियर, तो हम बैग जहाँ से बनवाते हैं, ठीक है, वो पहले क्या करता था, छोटा लेवल पे था तो वो बैग अपने रीजन के लिए बनाता था। थोड़ा जब और बड़ा लेवल पे हो गया, कंपनी और ग्रो हो गई, तो वो अब क्या करता है, वो अब पूरे देश में अलग अलग जोन्स में वो जो बैग है वो ट्रांसपोर्ट करा देता है बना के और सेंड करता है। मतलब उसका मार्केट क्या हो गया, पूरा देश, पूरा इंडिया में वो मार्केट कर रहा है ना, पूरा इंडिया के लिए, मतलब लगभग वो जो उसका बैग है वो पूरे इंडिया में जा रहा है। पर अगर मान लो कि कोई एमएनसी आई, कोई बाहर की कंपनी आई और जो ऐसा है कि वहाँ पर दूसरे डेवलप करने, मान लो यूएस की बात कर रहे हैं हम, या जापान की बात कर रहे हैं, या किसी ऐसी कंट्री की जो डेवलप्ड है, तो मान लो यूएसए से एक कंपनी आई जो एक बैग की ही ब्रांड है और जो वहाँ मतलब उनके मार्केट में वो बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है वो लोगों ने, है ना, तो उनके पास बहुत पैसा है। अब यहाँ पर आए तो या तो ये कर सकते हैं कि भैया वहाँ से प्रोडक्शन करा के यहाँ बेचे, ठीक है भाई, कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ेगा वहाँ से बनाने में। आया, इस बंदे से कांटेक्ट किया, या इस तरह के बंदे से जितने भी उनसे कांटेक्ट किया कि भाई मुझे ऐसी क्वालिटी का बैग चाहिए, ठीक है, और इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो जो यहाँ पर जा रहा है ना, वो बेसिकली अब हम अपना ब्रांडिंग कर देंगे ना, तो पूरे वो वर्ल्ड में हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। ये बंदा भी खुश, हाँ भाई ये तो सही है, हमारा मार्केट इतना सही था, मार्केट बढ़ गया, करना क्या हमको, और अच्छी मशीन भी दे रहा है ना, तो उससे और अच्छी चीज़ बनेगी, मेरा प्रॉफिट और बढ़ेगा, लोकल बंदा खुश, है ना, मार्केट उसका एक्सपैंड हो रहा है। इसके बाद सिमिलरली बायर्स हैव द ऑप्शंस टू चूज अमंग वेरियस गुड्स बियॉन्ड डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, तो इससे और फायदा क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर हम किसी तीसरे कंट्री की बात कर रहे हैं, मान लो यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये जो कंट्री है इसके पास कुछ बैग्स के ऑप्शन थे, ठीक है, जब यहाँ से भी प्रोडक्शन हो गया और इस तरह की और कंट्री से प्रोडक्शन हो गया, तो यहाँ से भी अब बैग जा रहे हैं, कहीं और कंट्री से भी आ रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा कि लोकल लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन होगा। ऐसे ही हमारे पास भी, कि हमारे पास पहले यही बैग आ रहा था, अब और भी नए नए ब्रांड्स जो है वो हमको दिखने लगे और क्वालिटी प्रोडक्ट दिखने लगे, तो ये क्या होता है कि जो मार्केट है, जो कंज्यूमर है, उसके लिए भी फायदे की चीज होती है। Thus, foreign trade result in connecting the market और integration of market in different countries। तो इस तरीके से जो फॉरेन ट्रेड है वो जो है वो एक अच्छा रोल प्ले करता है इन कनेक्टिंग द मार्केट, और जो डिफरेंट कंट्रीज का जो मार्केट है उसको इंटरलिंक करने का भी एक काम करता है। ओके गाइस, आगे देखते हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? सिंपल यार, ये तो हमने कब शुरू में देखा था, अब बताया जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ द कंट्रीज, है ना। जनरली अगर बात करा जाए तो पूरे ग्लोब, पूरे देश की, पूरे दुनिया की जो कंट्रीज है आपस में कनेक्ट हो गई, इंटरकनेक्ट हो गई बहुत सारे वेरियस रीजन से। पर फिलहाल हम यहाँ पर क्योंकि इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो ट्रेड, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मार्केट, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में जो कंट्रीज आपस में जुड़ गई, यही है ग्लोबलाइजेशन, है ना। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो पाया, पॉसिबल हो पाया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। ओके, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज बीन वन मेजर फैक्टर। ओके, मतलब अगेन यू कैन अंडरस्टैंड कि हमको आज ऐसा नहीं है कि इंडिया की ही चीज़ अगर मान लो इंडिया में ही बन रही है या कोई चीज़ यहाँ इंडिया में अवेलेबल है तो ही हमको एज ए कंज्यूमर मिल पाएगी। अगर मान लो मैं बात करता हूँ, मैंने एक कैमरा लिया था, ठीक है, तो एक DSLR कैमरा लिया था। उस कैमरा का ऐसा था कि उसकी बैटरी लगा के उसको हम यूज़ कर सकते थे। अब दिक्कत ये आती थी कि कई सारे बैटरी, उसको 2 बैटरी रखी थी मैंने, ये चार्ज करो, वो लगाओ, वो चार्ज करो, ये लगाओ। पर मैंने देखा कि उसका एक और ऑप्शन अवेलेबल है, पर वो इंडिया में नहीं था। एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें हम डायरेक्ट उसको वायर से, एक ऐसा बैटरी आता है जिसमें वायर निकला होता है, तो डायरेक्ट जैसे चार्जर के साथ तो लैपटॉप का वैसा चार्जर से उसको हम डायरेक्टली उसमें कनेक्ट कर सकते हैं और वो सीधे चलेगा। मतलब हमको ऐसा नहीं कि बैटरी को निकाल के चार्ज करना है, वो बैटरी से वायर निकला हुआ है, डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट यूज़ करो, ठीक है। वो ऑप्शन यहाँ अवेलेबल नहीं था, पर मैंने ऑनलाइन देखा, मुझे मिल गया, ऑनलाइन है वो अवेलेबल। तो जब मैंने उसको ऑर्डर किया, वो मतलब बाकायदा वो कहाँ से आया, US से आया। तो लगभग अगर उसका जो कॉस्ट था, अगर मान लो कि 3,500 होगा ना, तो 3,500-4,000 रुपये शायद वो ट्रांसपोर्ट का लगा, ठीक है।
बट क्योंकि वो यूजफुल चीज़ था, वो मेरे लिए एक सही ऑप्शन, तो मैंने वो मंगाया, है ना। तो यहाँ पर वो ये भाई कि टेक्नोलॉजी जो है उसने ग्लोबलाइजेशन लाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, कि जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल है तो ही हमको मिल पाएगी एज अ कंज्यूमर, बाहर से भी आ सकती है, ठीक है। हालांकि इसके साइड इफेक्ट्स भी है, हमारे देश के अंदर के जो प्रोड्यूसर्स है अगर चीज़ें बनाए और यहीं का पैसा यहीं रोल करे तो वो उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती, है ना। दिस हैज़ मेड पॉसिबल मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस एट लोअर कॉस्ट। जैसे मैंने बताया कि मान लो कि अगर वो चीज़ मुझे 7,000 की पड़ी, वो जो बैटरी वो 7,000 की पड़ी, तो मेरे लिए वो यूज़फुल था, है ना, कि वो दूसरा कैमरा ले जाता वो और महंगा पड़ जाता, तो उसके लिए मैंने वो उससे काम चला लिया, चलो ठीक है यार 3,500 रुपये का चीज़ आया, 3,500-4,000 रुपये डिलीवरी हुआ, पर ठीक है मेरे लिए उससे काम बन गया। ओके, इंटरनेट, देखो वही बात आ गई, इंटरनेट टू सेंड और रिसीव डेटा इंस्टेंटली, एफिशिएंटली कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड वीडियो कॉल सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू ई बैंकिंग फैसिलिटीज। ओके, तो इंटरनेट ऐसा चीज़ है जो बेसिकली टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरनेट ऐसा चीज़ है जिसने ग्लोबलाइजेशन बहुत सही मायने में इनेबल कर पाया है, ठीक है। अब चाहे वो बात करें हम कम्युनिकेशन की या बात करें ऑनलाइन पेमेंट की, ठीक है, या ई बैंकिंग की, तो ये सब हो पाया है बिकॉज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, है ना, मोबाइल सर्विसेज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन ऑन द गो, है ना, एकदम इंस्टेंटली। आजकल मोबाइल ही एक बहुत बड़ा हथियार है टेक्नोलॉजी में, है ना, चाहे पैसा सेंड करना हो, मंगाना हो, लाखों करोड़ों की डील जो है उससे की जा सकती है। सैटेलाइट्स टू लिंक कनेक्शन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो बेसिकली वो मोबाइल कहो या इंटरनेट कहो, ये सब चीज़ें भी कैसे पॉसिबल हो पाई है, सैटेलाइट जो हमने सेट किया हुआ है ना, हमने नहीं सेट किया वैसे। ओके, देन मतलब मैंने नहीं सेट किया। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबल, सर फिर से, अच्छा हाँ, सेकंड फैक्टर है यार, यहाँ देखो। ओके, सो ग्लोबलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सो ग्लोबलाइजेशन नहीं, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ओके, तो कैसे ग्लोबलाइजेशन इनेबल हो पाया है, उसका एक रीजन और, पहले तो हमने देखा टेक्नोलॉजी, दूसरा है लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है वो देख लो पहले। लिबरलाइजेशन को पहले मतलब कॉमन टर्म में बताएं तो इंडिया का जो मार्केट है ना, इंडिया हमारे कंट्री के हम हिसाब से बात करें तो हमारा जो मार्केट है ना 1991 से पहले वो ओपन नहीं था बाहर की चीज़ों के लिए, ठीक है, या बहुत बहुत नैरो मार्केट था। बाहर के जो इन्वेस्टमेंट्स है, बाहर की कंपनी है, ऐसे इतना इजीली एंटर नहीं कर सकती थी अपनी चीज़ों को, यहाँ मार्केट में नहीं कर सकती थी सेल, ठीक है। तो दिस वॉज नॉन लिबरल अप्रोच, लेकिन जैसे ही 91 के बाद जब ट्रेड बैरियर्स को हटाया गया तो बाहर की कंपनीज जो है इंडिया को बहुत अच्छा मार्केट समझ रही थी, बिकॉज यहाँ पॉपुलेशन समझ सकते हो आप। तो उस रीजन की वजह से हमारा देश क्या हो गया, ये इकोनॉमिकली लिबरल हो गया। लिबरल मतलब कि अब हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है भाई, अपना अपना चीज़ लाओ मार्केट में, हम भी तुम्हारे यहाँ पे, हमारी भी कुछ चीज़ें तुम्हारे यहाँ पे जा सकती है। तो इस तरीके से लिबरल हो गया, ओपन मार्केट हो गया, है ना। सो दिस इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। ट्रेड बैरियर्स आर नेसेसरी आफ्टर इंडिपेंडेंस टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, है ना। मतलब ये हमने ऑलरेडी हिस्ट्री में पढ़ा है कि काफ़ी टाइम ऐसा हुआ, प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम, कि काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि जो मैनचेस्टर के कपड़े या जो यूरोप के कपड़े हैं वो यहाँ पर हम कंज्यूम करते थे, और क्योंकि वो सस्ता था। क्यों सस्ता था? क्योंकि वो मशीन से बन रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है, और यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स या जो जैसे खादी वाले कपड़े वो महंगे क्यों पड़ते थे? क्योंकि वो हाथ से बन रहे हैं भाई, है ना। तो इस वजह से कंपटीशन फेस नहीं कर पाता था हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो बेसिकली इस कंपटीशन, ये ऐसा कंपटीशन ना हो जिसमें हमारे लोग ही मारे जाएं, हमारे जो आर्टिशंस हैं या हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मारे जाए। इसलिए क्या किया गया कि इंडिपेंडेंस के बाद में बेसिकली मार्केट को क्लोज रखा गया, ट्रेड बैरियर्स लगा रखे गए ताकि बाहर के जो प्रोड्यूसर्स है वो यहाँ पर कंपटीशन ना करें अननेसेसरी, ठीक है। लेकिन ये तो हो गई शुरुआती बात। जब थोड़ा देश संभल गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब कुछ टाइम में जब देश संभल गया, ठीक है, उसके बाद देखो अब बात हो रही है 1991 की। इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द
लिबरलाइजेशन पॉलिसी। उस वक्त आई गेस डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, जो काफ़ी टाइम तक प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उस टाइम पे वो क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उस वक्त की बात है, उस दौर की बात है जब लिबरलाइजेशन लाया गया, इंडियन मार्केट को ओपन किया गया बाहर की एमएनसीज के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर टू इंक्रीज और डिक्रीज और बेसिकली टू रेगुलेट द फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ इच शुड कम इनटू द कंट्री, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ट्रेड बैरियर हटा ही दिया गया है, पर ट्रेड बैरियर कुछ ऐसे तरीके से लगाया जाता है ना कि वो अगर मान लो कि कोई चीज़ ऐसी है, सपोज फॉर एग्जांपल हम ये समझ रहे हैं कि सारी चीज़ें अगर बाहर से आने लगी, चाइना नो डाउट सस्ता देता है, तो सारी चीज़ें चाइना से आने लगी, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई, तो ये तो एकदम ऐसा हो जाएगा कि यहाँ का जितने भी प्रोड्यूसर है सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों को बचाने के लिए क्या किया जाता है कि सरकार जो है ना एक सर्टन लेवल पे ट्रेड बैरियर लगाती है, टैक्सेस लगाती है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाती है, ठीक है। नॉट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स बट कुछ चीज़ों के अंदर जहाँ पर लगता है कि हाँ रेगुलेट करना है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट हों तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, जो सरकार है वो ट्रेड बैरियर कम कर देगी, यानी टैक्सेस कम कर देगी, तो लोग मंगाएंगे। अगर हम चाहते हैं या सरकार चाहती है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट की जा रही हैं और उतनी ज़रूरत नहीं है, उससे जो हमारा कंट्री है वो कर्जे में आ सकता है या फिर उससे कुछ लॉस हो सकता है, तो क्या किया जाएगा, उसके ऊपर उस इंपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटी है वो जो टैक्स है वो बढ़ा दिया जाएगा ताकि लोग उसको इंपोर्ट ना करें, ठीक है। ओके, टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर, तो बता दिया मैंने। रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। मैंने ये ऑलरेडी बताया कि जब ट्रेड बैरियर बहुत हद तक हटा दिया जाता है, सरकार जब हटा देती है तो मार्केट बहुत ओपन हो जाता है, बाहर की कंट्रीज अट्रैक्ट होती हैं या बाहर की कंपनीज अट्रैक्ट होती हैं यहाँ पर चीज़ों को सेल करने में या बनाने में, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोजेस लेस रेस्ट्रिक्शन दैन बिफोर इट इज सेट टू बी मोर लिबरल, ठीक है। जब गवर्नमेंट जो है किसी भी डेवलपिंग कंट्री का, स्पेशली हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जब रेस्ट्रिक्शंस हटाती है ट्रेड बैरियर वाली तो उसको कहा जाता है कि भाई वो और ज़्यादा लिबरल हो गई है, ठीक है ना। इसके बाद अब ऐसा नहीं कि इसके सब फायदे ही हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे उस पॉइंट को भी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हमको पता है WTO इज एन ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ही ये है कि वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिबरलाइजेशन हो और जितनी भी कंट्रीज है वो आपस में एकदम से जुड़ जाए, है ना, ताकि सबको एक दूसरे का जो म्यूचुअल बेनिफिट है वो मिले। ओके, 164 countries of the world are currently members of WTO. India has joined World Trade Organization in 1st January 1995, ठीक है। तो मतलब 91 के भी देखो कितना टाइम बाद हम ज्वाइन हुए। This organization established rules regarding international trade and sees that these rules are obeyed, ठीक है ना। तो अगर मतलब बेसिकली जो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसके कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स, रेगुलेशंस जो सेट की जाती हैं जिससे कि कोई भी चाहे वो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो किसी को भी लॉस ना हो, ठीक है। इसके कुछ नॉर्म्स सेट किए जाते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ठीक है, और ये देखा जाता है कि सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। ओके, देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब आते हैं इम्पैक्ट की तरफ। व्हाट आर द इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन की क्या असर हो सकते हैं वो देखेंगे। पहला है ऑन द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स पे क्या असर होंगे। So it provides greater choices to consumers who now enjoy improved quality of and lower prices of several products. तो भाई एक तो बहुत अच्छी बात हो गई कंज्यूमर के लिए कि जब ग्लोबलाइजेशन होता है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं तो अपने आप कंपटीशन से प्राइजेस कम होते हैं। जैसे मैंने आपको जियो का एग्जांपल दिया, या जब अमेज़ॉन आया यहाँ पर, तो अमेज़ॉन जब आया तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के बीच में जो एक ऐसा कोल्ड वॉर की तरह जब चलता है तो भाई चीज़ ये होती है कि हमको बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, है ना, चीज़ें हमको सस्ती मिल जाती हैं, कभी डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते कुछ चीज़ों में, तो ये सब चीज़ें हमको बेनिफिट मिल जाती है जब ग्लोबलाइजेशन का असर होता है ना। दिस लीड्स टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑब्वियसली जब हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी, हमारे मार्केट में ही अवेलेबल हो जाएगी, तो चीज़ों को मंगाना आसान है, उसको यूज़ करना आसान है, उससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इफ़ यू हैव मनी यू कैन बाय, है ना, लॉट ऑफ स्टफ्स। देन फॉर कंज्यूमर्स ग्लोबलाइजेशन
enable greater competition among producers, forcing them to produce the quality product at lower price। है ना, ग्लोबलाइजेशन से होता क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, मान लो पहले ग्लोबलाइजेशन जब बाहर की कंपनीज यहाँ नहीं थी तो लोकल प्रोड्यूसर्स कुछ भी बना के और बेचते थे, भाई लेकर ठीक है ये चलेगा तुम्हारे पास। पर अब क्या है, कंपटीशन है, अच्छी चीज़ नहीं बनाएंगे क्या चलेगा, और अच्छी चीज़ बना के भी तुमको प्राइस उसको ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे अल्टीमेटली कंज्यूमर को फायदा होता है। कंज्यूमर टुडे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस कंपटीशन टू गेट अ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, दिस लेड टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑलरेडी डिस्कस, है ना। These products are easily available in the urban areas and not in rural areas, hence the reach of these products is limited. Thus the rural people is not having the same lifestyle as that of urban people। ठीक है, तो अब होता क्या है कि इसमें थोड़ा सा अब पेंच ये है कि जो शहरों में तो चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब हम ऑनलाइन की भी अवेलेबिलिटी की बात करें अगर, तो हमारे पास अगर हम शहर में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं, चीज़ें अवेलेबल है, हमारे पिन कोड पे आ रहा है। पर क्या ये गाँव के पिन कोड में आ रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा ही डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि कहीं नहीं मिल रहा, बट काफ़ी जगह ऐसी हैं जो रूरल एरियाज जहाँ पर डिलीवरी नहीं होती, चीज़ें नहीं पहुँच पाती, तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाती। ठीक है, देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन प्रोड्यूसर्स, जो एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं उनकी बात करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइज ऑफ एमएनसी, न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड। तो ये इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर्स की बात करें, स्मॉल प्रोड्यूसर्स फेस क्लोज कंपटीशन विद सच अ वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म्स, दे कैन बेयर स्मॉल लॉसेस, बट स्मॉल प्रोड्यूसर्स कैन नॉट बेयर सच लॉसेस एंड अल्टीमेटली एंड अप सेलिंग देयर कंपनी टू एमएनसी। अब देखो एक जो दुख की बात वो क्या है कि अगर मान लो यहाँ का कोई स्मॉल सेटअप है इंडिया का, ठीक है, एक स्मॉल सेटअप है और ये प्रोड्यूसर है, कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है ये, तो अब मान लो कि इसने ये ठान रखा है कि ये जो है ना, ये अपनी चीज़ को खुद प्रोड्यूस करेगा, खुद मार्केट में सेल करेगा और किसी भी बाहर की कंपनी से टाई अप नहीं करेगा या उसको सेल नहीं करेगा। लेकिन जब बाहर की एक एमएनसी जब आती है यहाँ पर, तो उनके पास बहुत सारा पैसा है यार, बहुत सारा पैसा है। तो अगर ये मना भी करेगा ना, तो दूसरे और खड़े हैं यहाँ पर, दूसरे कंपटीशन और खड़े हैं। तो बेसिकली अगर दूसरा एक प्रोड्यूसर है मान लो ये, तो ये अगर हाँ नहीं बोला तो ये इससे टाइप करके इसको अच्छी मशीन प्रोवाइड करेगा और उसको आगे बढ़ा देगा या इससे मिलके आगे बढ़ जाएगा। तो इसके पास क्या होता है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता, और अगर ये कम्पीट भी करना चाहता है उसके साथ में तो ये नहीं कर पाएगा, इसके पास बहुत लिमिटेड प्रॉफिट है, जबकि ये तो पूरा बड़ा सा दैत्य है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये अगर ये अपने आप को उससे कुछ समझौता ना करे तो ये ख़त्म हो जाएगा या फिर अपने आप को ये बेच ही देगा वहाँ पर। ठीक है, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए बड़ा चैलेंज का बात है। भले कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भाई ठीक है, चीज़ें सस्ती मिलती है, पर प्रोड्यूसर के हिसाब से बात करें तो वहाँ पर क्या है कि वो लोग बेसिकली उनको कहीं ना कहीं बहुत सारा लॉस झेलना पड़ता है। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं जब ई कॉमर्स की हम ज़्यादा बात कर रहे हैं, उसी के हिसाब से चीज़ों को समझ सकते हैं कि जो लोकल ग्रॉसरी शॉप हैं, जो लोकल स्टोर्स हैं, उनका क्या होता है जब हम चीज़ें सारी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं। तो जब हमारे लिए तो चलो सस्ता मिल रहा है कि हम घर बैठे बैठे हमको चीज़ें और सस्ती मिल रही है, एकदम नुक्कड़ के दुकान से भी ज़्यादा सस्ती मिल रही है, तो हम वहाँ से क्यों मंगाए, हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो लोकल शॉप वाले हैं उनको तो बहुत सारा, मतलब वो तो लॉस में ही होंगे और वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाते हैं विद दीज एमएनसीज। ठीक है, हालांकि ऐसे होगा कि बाद में जब बाद में रंग दिखता है, जब कोई कंपटीशन नहीं बचेगा तो ये मोनोपोली रहेंगे, ये लोग, इनका ही सब चलेगा, ये प्राइस बढ़ा देंगे तब भी चल जाएगा। समझ रहे हो बात को, ये थोड़ा लॉस में भी काम चला लेंगे, बहुत पैसा उनके पास, पर एट सर्टन टाइम के बाद उनको पता है कि हम प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, ट्रस्ट बिल्टअप करके चीज़ें कर सकते हैं। जैसे काफ़ी ऐसे शॉप्स होते हैं जो होलसेल की दुकानें लगती हैं, हम जाते हैं वहाँ से, है ना, छोटे छोटे मॉल्स की तरह होते हैं, वहाँ से हम सामान लेते हैं, हमको सस्ता मिल रहा है, पर सारी चीज़ें सस्ती नहीं मिलती है। कुछ चीज़ों को सस्ता करके, कुछ चीज़ों को महंगा करके, चीज़ों को आपको चिपका के दे दिया जा रहा है, पता ही नहीं लगेगा, है ना। बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है, बहुत सारी ट्रिक होती है यार, है ना।
batteries, capacitors, plastic, toys, tires, dairy products and vegetable oil are some examples of industry where small manufacturers hit hard due to the competition. ठीक है, तो ये कुछ examples दिए गए हैं जहां पर जो small industries हैं, ठीक है, वो MNCs की वजह से they are in big trouble. ठीक है, some of the Indian multinational companies such as Tata Motor, Infosys, Ranbaxy, Asian Paint, then we have Sundaram, Fasteners benefited with the globalization as they have spread their operations worldwide. तो इंडिया के MNCs की बात करें तो उनके तो अच्छा हो गया भाई कि उन्होंने जब मार्केट खुली तो ये भी बाहर जाके अपनी कंपनी को सेटअप किए हैं, तो ये अच्छी बात हो गई इनके लिए, पर स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए दिक्कत की बात हो गई. देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल्ड वर्कर्स बट अनस्किल्ड वर्कर्स रिमेन पुअर. है ना, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है, जिनको थोड़ा दे आर स्किलफुल, तो उनके लिए तो भाई अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है, पर जो अनस्किल्ड लोग हैं उनके लिए तो कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, ना तो जॉब की टर्म में ना ही सेफ्टी की टर्म, मतलब बेसिकली वही सिक्योरिटी ऑफ जॉब, कुछ नहीं. ठीक है, इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्कर्स, अब उन्हीं की बात करेंगे. ठीक है, तो वर्कर्स के लिए क्या दिक्कत है? नो जॉब सिक्योरिटी, वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर, लो वेजेस. है ना, कंपटीशन तो बहुत सारा है, लेकिन इस कंपटीशन के चक्कर में वर्कर्स की तो हालत खराब है. फॉर वर्कर्स नो जॉब सिक्योरिटी. विद इन ग्रोइंग मार्केट कॉम्पिटिशन अमंग इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयर्स प्रिफर टू हायर द वर्कर एज पर द नीड. है ना, तो इतना कंपटीशन हो गया है कि अब जो है ना, प्राइस कम करने के चक्कर में, प्रोडक्ट को सस्ता करने के चक्कर में, है ना, तो अब क्या किया जा रहा है कि वर्कर्स जो है उनके कॉस्ट को कैसे कटिंग किया जाए. तो सीजनल जब ज़रूरत है तभी वर्कर को बुलाया जाएगा, पे किया जाएगा, काम करा लिया जाएगा. है ना, thus they can fire the worker at any time, thus there is no job security for the workers. Very long working hour. Workers have to work for long hours to meet the demands. They will have no choice than listening the employers. ठीक है, मतलब बिना कुछ बोले उनको एक्स्ट्रा आवर्स काम करने पड़ेंगे. Low wages. Job opportunities are limited and number of workers are far more than the opportunities. तो आप समझ सकते हो कि अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी कम है और ज़्यादा लोग हैं, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अब क्या होगा कि कम पैसे में काम करने के भी लोग तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से लो वेजेस में लोगों को अपना लाइफ जो है वो गुजर करना पड़ता है. Thus producers easily can get cheap labor and workers are ready to work at low wages. ठीक है, तो ये एक दिक्कत होती है कि जो वर्कर्स है उनको, क्योंकि जॉब की कमी है, कोई भी कितनी भी दिक्कत है, बट बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चाहिए अल्टीमेटली, है ना, अपने घर को चलाने के लिए. तो ये दिक्कत की वजह से जो है, भले ही जो बड़ी कंपनीज है दे आर गेटिंग मोर प्रॉफिट्स, लेकिन जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है, जो वर्कर्स है, उनकी दिक्कतें यहाँ पर बढ़ती जाती है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब बात करते हैं स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इसके बावजूद भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा होता है और चीज़ें डेवलप करती हैं. है ना, चाहे हम इंफ्रा की बात करें या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें, तो क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं या अपनाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए. तो जैसे हमने बताया कि ट्रेड बैरियर को कम किया जाता है, अपने आप को, अपने देश को ज़्यादा लिबरल बनाया जाता है. उसमें एक और स्टेप क्या है, देखो, गवर्नमेंट सेटअप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इसको बोलते हैं SEZ. ठीक है, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स. तो मतलब हमारे देश में ही कहीं कहीं पर कुछ कुछ एरियाज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया जाता है, जहां पर अब देखो क्या फायदे होते हैं. फॉरेन इन्वेस्टर क्यों वहां पर जाके अपनी कंपनी सेटअप करने की कोशिश करेगा. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर द इंडस्ट्रियल जोन्स where industries get world class facilities such as electricity, water, road transport, storage, recreational and educational facilities. तो जैसे आपने MIDC सुना होगा, ठीक है, या ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग जो जोन्स हैं वो इंडस्ट्रियल जोन्स बना, मतलब सेट किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, और कुछ जोन्स उनमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जहाँ पर उनको बहुत सारा बेनिफिट दिया जाता है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, रोड का, ट्रांसपोर्ट का, ताकि वो वहाँ पर आके अपनी कंपनी को सेटअप करें, जो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो. ठीक है, वहाँ का डेवलपमेंट हो, ये सब भी रीज़न है ना.
कंपनीज विच आर सेटअप इन SEZ, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जब कंपनी सेटअप होती है तो उनको ना 5 सालों तक इनिशियल 5 साल का जो इनिशियल पीरियड है उसमें उनको टैक्स नहीं पे करना होता। तो ये सब एडवांटेजेस हैं, ये सब ऑफरिंग्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं कंपनीज को, ताकि वहाँ का डेवलपमेंट हो, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और भी चीज़ें, है ना। गवर्नमेंट ऑल्सो अलाउज दीज कंपनी टू इग्नोर सम ऑफ द लेबर लॉज सच एज, ठीक है, लेबर लॉज जो होते हैं उस है ना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेबर लॉज होते हैं, तो गवर्नमेंट उन एरियाज़ के लिए कुछ चीज़ें, कुछ लेबर लॉज को इग्नोर करती है, कुछ पॉइंट्स को। इंस्टेड ऑफ हायरिंग ऑन रेगुलर बेसिस दीज कंपनीज आर अलाउड टू हायर वर्कर्स फॉर शॉर्ट पीरियड्स वेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है भाई। कुछ नहीं जॉब होने से अच्छा, वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होने से अच्छा है कि सरकार ये चाहती चलो ठीक है कुछ टाइम के लिए तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, है ना। तो मान लो एक पूरा गांव वाला इलाका है जहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसका एक सर्टन एरिया जो रहेगा, कुछ एक वहीं आसपास में एक ऐसे एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया जाएगा, और जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो कंपनीज़ को वहाँ इनवाइट करेगी और अपना कंपनी सेटअप करने के लिए कहेगी, और वहाँ पर उनको टैक्सेस नहीं लगेंगे शुरू के 5 साल में, प्लस इलेक्ट्रिसिटी और जो भी फैसिलिटी चाहिए वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और इससे क्या होगा, सरकार क्या चाहती है कि ताकि वहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, भले ही वो थोड़ा सीजनल हो, लेकिन उससे क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगा और आगे जाके उन सब के लिए वो वहाँ के लोगों के लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियल होगा, ठीक है। द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट टेक आर, देखो अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब कोई डेवलप्ड कंट्री से कंपनी आके यहाँ के ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी यहाँ के चीज़ों को अगर यूज़ कर रही है, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारा पैसा वो ले जा रही है। तो दिस इज़ नॉट फेयर ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों टू वे होना चाहिए, दोनों को बहुत ज़्यादा फायदा होना चाहिए ना, तो वो फेयर, तब उसको फेयर ग्लोबलाइजेशन कहा जाएगा। इट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड द वर्कर्स गेट द राइट्स, ठीक है। तो हम जो कह रहे हैं कि भाई वर्कर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला दौर होता है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है अगर, है ना, MNCs अगर आ रही है, तो यहाँ के लेबर्स जो हैं, ठीक है, यहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके साथ में गलत ना हो, उनको जॉब सिक्योरिटी मिले, हाई वेजेस मिले, ताकि वो लोग भी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सही कर सकें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, है ना। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स मारे जा रहे हैं कंपटीशन के चक्कर में, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। जो सरकार जो है स्टेप्स लेती है या ले सकती है इस पार्ट में। इफ़ नेसेसरी गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, ठीक है। तो जैसा हमने बताया कि चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला दिया गया तो बहुत सारा यहाँ से पैसा ड्रेन होगा, बहुत अल्टीमेटली यहाँ पे कर्ज ही हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए समय समय पर कुछ बैरियर्स जो है वो लगाने ज़रूरी हो जाते हैं। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल्स, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ज़्यादातर क्या होता है कि मतलब बेसिकली जो डोमिनेटिंग कंट्रीज़ है, डेवलप कंट्रीज़ है, वो अपनी कुछ चीज़ें वहाँ पर मनवा लेती है शर्तें, जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। तो यहाँ पर वही चीज़ होती है कि हमको नेगोशिएट करना होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया की बात करें तो हमको नेगोशिएट करना पड़ेगा WTO से कि भैया फेयर रूल्स बनाओ ताकि सबको फ़ायदा हो उससे, है ना। इट कैन ऑल्सो अलाइन विथ अदर डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, जितने डेवलपिंग कंट्रीज है सब आपस में मिलके और सिमिलर इंटरेस्ट के ऊपर वो क्या करें, फाइट करें, ताकि जो डोमिनेटिंग डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हीं का बस वहाँ पर उन्हीं के रूल्स ना चलें, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ हमने इस चैप्टर को भी ख़त्म किया है। वी हैव कंप्लीटेड आवर इकोनॉमिक्स। तो अब मेरे ख्याल से हिस्ट्री हो गया है, ज्योग्राफी हो गया है, इकोनॉमिक्स हो गया, एक चैप्टर सिविक्स का बचा है, तो वो भी हम कर ही लेंगे कुछ नियर डेज में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।